हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पीसीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट पहले सॉल्व कर चुके हैं। पीसीएस के जीएस वर्ल्ड के हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे तरीके से मैपिंग के साथ, बैकग्राउंड के साथ चारों ऑप्शन को कवर करते हुए, बिना किसी की फालतू की बात करते हुए हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। तो दोस्तों अब ये हम लोगों का पॉलिटी का फुल प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस पूरे पॉलिटी के होंगे। इसमें लगभग पूरी पॉलिटी आप लोगों की रिवाइज हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम लोग अपने समय को ना खर्च करते हुए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, अवसर की समता और अखंडता। दोस्तों इसमें अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान दीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत आप लोगों को पता होगा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये भी पूछता है इससे कि कौन से 3 सार्थक शब्द जोड़े गए थे, कौन सा एक निरर्थक शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो निरर्थक शब्द कौन सा जोड़ा गया था? और जोड़ा गया था। ध्यान दीजिए, क्योंकि एकता था वहां पर, तो एकता के साथ अखंडता को जोड़ने के लिए एकता और अखंडता लाया गया। ठीक है, और भी शब्द जोड़ा गया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सार्थक और निरर्थक में हमको ये चीज ध्यान देनी है। सेकंड है, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट कमीशन की मिशन योजना के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946, जो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। तीसरा है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ये संविधान सभा की समितियां हैं और ये समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार उप समिति। दोस्तों जब भी मौलिक अधिकार की समिति आएगी वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, लेकिन जब भी मौलिक अधिकार उप समिति आएगी, उप समिति के थे जेबी कृपलानी। दोस्तों ठीक है, कौन थे उप समिति के? जेबी कृपलानी। तो पहले का दूसरा हो जाएगा दोस्तों, बी और सी गायब हो जाएंगे। और प्रक्रिया नियम समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे का एक हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नागरिकता पर तदर्थ समिति के थे एस वर्दाचारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और संविधान सभा के लिए कारणों के लिए जो समिति थी जीवी मावलंकर थे उसके। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। फोर्थ है, वार्षिक केंद्रीय बजट, मतलब वार्षिक केंद्रीय बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण कहें या वार्षिक केंद्रीय बजट कहें, अनुच्छेद 112। ठीक है, लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं होता है तो क्या प्रभाव होता है? बजट को संशोधित कर पुनः प्रस्तावित किया जाता है, गलत है ये। बजट को सुझाव के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है, ये भी गलत है। केंद्रीय वित्त मंत्री को पद त्याग के लिए कहा जाता है, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र सौंपते हैं, ये सही है दोस्तों। हम लोग पॉलिटी का सेशन जब पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वाला, तो उसमें ये चीज बताए थे। जब भी, और प्रैक्टिस सेट में भी ये लगा चुके हैं, जब भी अगर बजट नहीं पास होता है तो सरकार को त्यागपत्र, इस्तीफा देना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, पांचवा है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। कौन सी चीजें कब अपनाई गई? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो इस हिसाब से पहले का एक हो जाएगा, तो इस हिसाब से ए और डी ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन मई 1949 में हुआ था। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। उसके बाद संविधान का अंतिम प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया था? 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? डी का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ एक चीज और हमको ध्यान देना है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है, राष्ट्रीय चिन्ह को। और संविधान को कब अपनाया गया था? संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसके बाद हमको ये चीज ध्यान देनी है, यहां से एक कॉन्सेप्ट समझना है। संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया था 4 नवंबर 1948, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 4 नवंबर 1948। ठीक है, ये डेट है जब संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। अब प्रारूप था दोस्तों, अब हम लोग देखते प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, और हम लोगों से पूछा जाता है संविधान के प्रारूप को तैयार किसने किया, तो अमूमन लोग आंसर मार देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गलत बात है दोस्तों, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे,
उस प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, ध्यान देना है, मतलब प्रारूप पहले तैयार हो चुका था संविधान का, और उस प्रारूप को किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दिया, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और बी.एन. राव कौन थे? संविधान सभा जो थी हमारी, उसके संवैधानिक सलाहकार थी। ठीक है, ध्यान देना है। और संविधान का अंतिम प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया था? 4 नवंबर 1948 को। यहीं से एक चीज और ध्यान देनी है, जो संविधान सभा का प्रथम वाचन था, यही वो डेट थी, मतलब संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया और उसी पर वाचन करने के लिए हमारी संविधान सभा का प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन शुरू होता है। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से शुरू होता है और 9 नवंबर 1948 तक चलता है दोस्तों। उसके बाद द्वितीय वाचन जो होता है वो 15 नवंबर 1948 से कब तक चलता है? 17 अक्टूबर 1949 तक दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दिया। फिर आता है संविधान सभा का तृतीय वाचन, और तृतीय वाचन चलता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, 26 नवंबर, यही 26 नवंबर को जब अंतिम दिन होता है, इसी दिन संविधान को क्या किया जाता है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया जाता है। यहां से इतने क्वेश्चंस हम लोगों के बनते हैं और क्वेश्चंस पूछा जाता है। 6th है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था। ठीक है, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। के.एम. मुंशी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे दोस्तों, ये आंसर इसका हो जाएगा क्योंकि पूछा नहीं। माधवराव थे और गोपाला स्वामी अयंगार थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, आपको 7 सेकंड में याद हो जाएगा, बस याद करना ए एम, बस। ए से अंबेडकर, ए से अयंगर, ए से अय्यर हो गए। ठीक है, अंबेडकर, अयंगर, अय्यर हो गए। एम से मोहम्मद सादुल्लाह को मोहम्मद कहेंगे। एम से मुंशी कहेंगे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ये जो हैं, और एम से माधव कहेंगे, मतलब मोहम्मद मुंशी माधव कहें या मोहम्मद माधव मुंशी कहें, क्योंकि मोहम्मद, अब नाम मोहम्मद से शुरू होता है मुस्लिम का, है कि नहीं? मोहम्मद इरफान खान, मोहम्मद ये, मोहम्मद वो। ठीक है, तो इस तरीके से मोहम्मद से शुरू कर देंगे, मोहम्मद मुंशी माधव कहें या मोहम्मद माधव मुंशी कहें। ठीक है, और इधर अंबेडकर, अयंगर, अय्यर हो गए। तो ये हो गए 6 सदस्य। अब देखिए, आता है एक सदस्य और आते के से खेतान आते हैं। खेतान एक हिंदी में मुहावरा है, खेत हो गए। खेत हो गए का मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लिए, और जब खेतान खेत हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, तो के से ही आते हैं कृष्णमाचारी दोस्तों। ठीक है, कौन आते हैं? कृष्णमाचारी। कितना आसान है याद करना। ठीक है, तो ये हो गए 3, 3, 6, 2, 8 नाम आपको याद हो गए। ठीक है, अब देखिए, मोहम्मद मुंशी माधव, माधव होते हैं। माधव किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का पर्यायवाची है। और माधव ने मित्रता निभाई थी किससे? सुदामा से। और माधव किसके स्थान पर आते हैं? तो मित्र के स्थान पर आते हैं। कौन? माधव दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। मित्र जब प्रारूप समिति के सदस्य नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर मित्रता निभाने के लिए माधव आते हैं। ठीक है, तो हमको यहां से कितने नाम याद हो जाते हैं? 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9 नाम हमको याद हो जाते हैं, बिल्कुल 9 सेकंड में याद हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 7वां है, भारतीय संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की विशेषता निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? तो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना लिया गया है नहीं, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना नहीं लिया गया, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, और प्रस्तावना जो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, और कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार संबंधी प्रणाली ली गई है। ठीक है, 8वां है, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, यही मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और वैज्ञानिक वृत्ति का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना 51 ए के आई में है, वैज्ञानिक वृत्ति का विकास करना एच में है, संविधान को मानना तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना ए में है, पहले में है। ठीक है, ए में है। अब आपको जैसे हमने ऐसे लिख दिया, आप भी ऐसे ही लिख देंगे, आपको 11 के 11 मौलिक कर्तव्य अभी झट से याद हो जाएंगे, 11 सेकंड नहीं लगेंगे। बहुत आसान तरीका है उसको याद करने का। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है, बहुत आसान तरीका है उसको याद करने का। ठीक, अब ये देखें, जैसे बस केवल मौलिक कर्तव्य देखते हैं। ठीक है, 51 ए कैपिटल ए, 51 ए कैपिटल ए के ए में क्या है? ए मतलब पहला है, और हमारा जो पहला कर्तव्य ही होता है दोस्तों, क्या होता है? संविधान का पालन करना। क्या होता है? संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना या आदर करना, हमारा पहला कर्तव्य यही होता है।
कभी भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहते हैं ना संविधान का पालन करो, है कि नहीं, संविधान के अनुसार ये, संविधान के अनुसार वो, हम लोग कहते रहते हैं। तो पहला कर्तव्य ये संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें, ठीक है। दूसरा बी से शुरू होता है। बी से मतलब हम लोग समझते हैं बैक। बैक मतलब कब? आजादी के पहले, ठीक है, आजादी के पहले। अब स्वतंत्रता के पहले मतलब स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें, बी में आ जाता है। बी में क्या? बैक चले जाते हैं, आजादी के समय चले जाते हैं, मतलब स्वतंत्रता के पहले चले जाते हैं। सी अल्फाबेट में किस स्थान पर आता है? 3 स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर। तो सी में 3 चीजें हैं, कौन कौन सी? प्रभुता, एकता और अखंडता। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, ठीक है। अब आ जाता है डी। डी मतलब डी से डिफेंस होता है, डिफेंस का मतलब रक्षा करना, है कि नहीं, डी से डिफेंस होता है, डिफेंस मतलब रक्षा करना। तो देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें दोस्तों, ये आ जाता है, ठीक है। अब ई, ई कौन से नंबर पर है? ई 5 नंबर पर है, ठीक है, अल्फाबेट में। तो इसमें 5 चीजें हैं, ठीक है। समरसता, समान भातृत्व, भाषा, प्रदेश या वर्ग, 1 2 3 4 और भेदभाव, ठीक है, और भेदभाव आ जाता है, ठीक। तो 51 के ई में क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का विकास करना और भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर सभी भेदभावों को मिटाना तथा ऐसी प्रथाओं का परित्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो ई में 5 चीजें हैं, ठीक। एफ, एफ आ जाता है, एफ में हमारी संस्कृति आ जाती है, ठीक है, सामासिक संस्कृति। हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा अभी बहुत आसानी से। जी में क्या है? जी से जीव, जी से जीव होता है और जी से झील भी होता है। तो जीव और झील किस में आते हैं? किसके घटक? पर्यावरण के घटक हैं। तो जी में 51 ए के जी में क्या है? पर्यावरण की संरक्षण करना। तो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील आ गया, नदी, वन्य जीव आ गया, है कि नहीं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें ताकि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें दोस्तों, ठीक है, ये चीजें हैं। एच आ जाता है, एच। एच इंग्लिश में ह्यूमनिज्म है। ह्यूमनिज्म का मतलब मानववाद, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञान अर्जन और तथा सुधार की भावना का विकास करना है, ठीक है। बस इतना ही हमको हिंट के लिए काफी हो जाता है दोस्तों याद करने के लिए। आई, आई माने माई, माई माई संपत्ति, मतलब माई संपत्ति तो है नहीं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, आई में है, ठीक है। उसके बाद के आ जाता है, के में क्या है? आखिरी है के। तो के में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को उनके शिक्षा के अवसर की बात की गई है, किसमें? के में दोस्तों, ठीक है। और जे में, सॉरी जे भूल गए, जे 10वां है। जे 10वें में क्या करना है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है, ठीक है। मतलब लगभग चीजें इसमें 10-11 है मौलिक कर्तव्य, तो आपको 9 ऐसे ही याद हो गई हैं, ठीक है। 9 में हर कहीं ना कहीं मिल रहा है, जे में नहीं मिल रहा है और एफ वाले में नहीं मिल रहा था, समरसता वाला, सामाजिक संस्कृति वाला, है कि नहीं। तो आप अब जब 11 में 9 याद हो गया तो 2 याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपको ऐसे चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब 9वां देखते हैं, प्रदेश के कितने जिलों में विकास प्राधिकरण गठित किया गया है? तो प्रदेश के दोस्तों 27 जिले में विकास प्राधिकरण गठित किया गया है। विकास प्राधिकरण दोस्तों प्रदेशों के, मतलब प्रदेश में विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाता है और एक्ट 1973 में इसका आया था दोस्तों प्रदेश का, ठीक है। 10वां है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश, भारत में संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए? तो निर्देश क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? निर्देशात्मक हैं और मौलिक अधिकार आदेशात्मक है, मतलब मौलिक अधिकार बाध्य हैं और नीति निर्देशात्मक स्वैच्छिक कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, राज्य के लिए। 11th है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? तो आर्थिक मामलों का विभाग बजट को तैयार करता है और उसको सदन में प्रस्तुत करता है। 12वां है, राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ है? तो राज्य ग्राम विकास संस्थान दोस्तों लखनऊ में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान देना। और राज्य ग्राम विकास संस्थान की जो स्थापना की गई थी 1982 में की गई थी, ठीक है। और 1982 जैसे आ जाता है 12 जुलाई 1982 को क्या होता है? नाबार्ड की स्थापना होती है शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पर दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। और लखनऊ में सिडबी का भी मुख्यालय, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का भी मुख्यालय है और सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और सिडबी की स्थापना भी होती है 2 अप्रैल 1990 को, ठीक। 13वां है, उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं?
तो जब उत्तरांचल का गठन हुआ था तो अब मतलब वर्तमान में, इसका कहने का मतलब ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र में, तो वर्तमान में 403 है। और जब उत्तरांचल का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को जब उत्तरांचल का गठन हुआ था तो तब इसका नाम उत्तरांचल था दोस्तों, ठीक है। और तब यहां से कितनी सीटें गई थी, 22 सीटें गई थी, 22 सीटें उत्तरांचल में गई थी। और 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया था। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें 13 पर्वतीय जिले थे, तो 13 पर्वतीय जिले उत्तर प्रदेश से काट करके उत्तराखंड को दे दी गई। ये सब चीजें क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, पूछता भी है। 14 निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य है, तो कौन बाध्य है, वित्त आयोग की अनुशंसा को भारत का राष्ट्रपति बाध्य है दोस्तों, ठीक है। 15वां है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया गया था, तो चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 1892 भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई थी। और 1909 अधिनियम में कुछ निर्वाचित सदस्य लिए गए थे और 1919 में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी। 1999 में अप्रत्यक्ष थे, ठीक है, और 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। और 1861 के अधिनियम में हम लोग देखे थे कुछ गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान जो है वायसराय को दिया गया। तो उसके बाद वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि कुछ गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति वो कर सकता है। और कैनिंग ने उस समय 1861 में कैनिंग था, तो कैनिंग में 3 भारतीयों की नियुक्ति की थी। कौन कौन से थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव थे दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। 16वां है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। संसद मतलब ये शब्द हैं और ये इसके द्वारा परिभाषित हैं। तो भारत की संचित निधि दोस्तों अनुच्छेद 266 में है, ठीक है, अनुच्छेद 266 के 1 में संचित निधि है और 66 के 2 में लोक लेखा निधि है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। धन विधेयक 110 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट 112 में है और भारत की आकस्मिकता निधि दोस्तों 267 में है। तो ठीक है, तो इस हिसाब से भारत की संचित निधि 266, ए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और 265 में क्या है, राज्य कोई भी कर विधि के प्राधिकार के अनुरूप ही लगाएगा, राज्य कोई भी कर, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। 17वां है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो प्रमुख विशेषताएं अखिल भारतीय संघ है, प्रांतीय स्वायत्तता भी है, केंद्र में द्वैध शासन और राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति भी है दोस्तों, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां है, हमने हमेशा से यह कहा है कि समाजवाद का हमारा अपना ब्रांड है, हम अपनी जरूरत के अनुसार जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे, सिर्फ राष्ट्रवादी समाज का हमारा प्रकार नहीं है, सिर्फ राष्ट्रवादी हमारे समाज का प्रकार नहीं है। उपरोक्त कथन किसने कहा है, तो उपरोक्त कथन दोस्तों इंदिरा गांधी ने कहा है। और इंदिरा गांधी ने ही जो है इसीलिए राष्ट्रीयकरण किया था, किनका, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया था और फिर 1980 में दोस्तों इन्होंने 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 19वां अंतरराज्यीय जल विवाद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अंतरराज्यीय जल विवाद अनुच्छेद 262 से संबंधित है और अनुच्छेद 263 से अंतरराज्यीय परिषद है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपातकाल का आधार नहीं माना जाता है, तो आपातकाल का आधार युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह माना जाता है, आंतरिक गड़बड़ी नहीं माना जाता, और यही आंसर हो जाएगा। आंतरिक गड़बड़ी को पहले माना जाता था 42वें संविधान संशोधन तक, 44वें संविधान संशोधन से आंतरिक गड़बड़ी को हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह उसके आधार पर उसकी जगह पर जोड़ दिया गया दोस्तों, ठीक है। 21वां है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद कब सृजित किया गया, तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद 1975 में सृजित किया गया और 1977 में दोस्तों पहले लोकायुक्त का गठन होता है, विश्वंभर नाथ दयाल होते हैं पहले लोकायुक्त, ठीक है। और लोकायुक्त की योग्यता जो होती है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पद के योग्य, मतलब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, मतलब किसकी, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और इनका कार्यकाल कितना होता है, 8 वर्ष का कार्यकाल होता है और 2012 तक दोस्तों 6 वर्ष का कार्यकाल था, ठीक है। उसके बाद संशोधन करके इसमें 8 वर्ष इनका कार्यकाल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना दोस्तों 1976 में हुई थी, ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। हम लोग जैसे इंडिया में पूरे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है ना, इग्नू, ऐसे इन्हीं के नाम पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है।
कई लोग उसमें पढ़ भी रहे होंगे आप लोगों में से, है कि नहीं। तो पुरुषोत्तम दास टंडन यही थे जो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, ठीक है। और विधानसभा हमारे संविधान के अनुच्छेद विधानमंडल अनुच्छेद 168 में है। 169 में क्या है, विधान परिषद का सृजन या उत्साधन है। 170 में है विधानसभा की संरचना है। और विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, सीताराम थे दोस्तों, ठीक है, सीताराम। और सीताराम के नाम से ही हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, अकबर का जो सिक्का था उसमें सीताराम अंकित था दोस्तों, ठीक है। प्रदेश में नगरों के मेयर का निर्वाचन होता है, नगर निगम के सदस्यों द्वारा नहीं, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा नहीं, सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा। यही आंसर हो जाएगा, मतलब इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और इनकी नियुक्ति होने के बाद 2 वर्ष तक इन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। 25वां अतारांकित प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस पर तारे का चिन्ह लगा होता है, कही रहा है अतारांकित, तारा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा, मतलब तीसरा सही है, मतलब तीसरा सही है। इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, मौखिक रूप से नहीं दिया जाता है, इसका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है, ठीक है। ध्यान देना, ये कम महत्वपूर्ण के प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर मौखिक नहीं दिया जाता, लिखित दिया जाता है, ठीक है। तो इसका केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिखित मौखिक तारांकित प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, ठीक। 26वां, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री रहे, टीएन सिंह भी रहे, नित्यानंद स्वामी नहीं रहे, तो इसका आंसर नित्यानंद स्वामी हो जाएगा। राम नरेश यादव भी रहे। 27वां, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है। भारतीय संघीय प्रणाली जहां भी आ जाएगा शक्तियों का विभाजन आ जाएगा, ठीक है, शक्तियों का विभाजन, ठीक, शक्तियों का बंटवारा मतलब विभाजन है, ठीक है। शक्तियों का पृथक्करण नहीं दोस्तों, शक्तियों का पृथक्करण अलग होता है और शक्तियों का विभाजन दोस्तों अलग होता है, ठीक है। शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता, मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का जो पृथक्करण की बात की गई है, ये संघीय प्रणाली की मुख्य विशेषता नहीं है, ठीक है। ये हालांकि भारत की विशेषता है, भारतीय संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है, मगर संघीय प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उसमें पृथक्करण नहीं आता, उसमें विभाजन आता है। तो 2 नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ये कट गया। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व दोस्तों संघीय प्रणाली में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि होता ही होता है ये, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और लिखित संविधान दोस्तों होता है, तो 1, 3, 5 इसका सही हो जाएगा। तो 1, 3, 5 सी ऑप्शन इसका दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 28वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के पश्चात अस्तित्व में आए, उस समय लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय था, गलत था, लॉर्ड रिपन था भारत का वायसराय, और इसी को स्थानीय शासन का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे, परंतु आर्थिक के नहीं, गलत बात है, आर्थिक विकेंद्रीकरण के भी पक्षधर थे, इसीलिए इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था दोस्तों, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है, ठीक है। 29वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, गलत बात है, मतलब विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य होते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के लिए चुने जाने के लिए अर्हत नहीं होगा यदि उसकी आयु सीमा 25 वर्ष से कम है, ये सही स्टेटमेंट है। तो क्या पूछा कौन सा सही है, तो केवल 2 इसका सही हो जाएगा। इसमें अधिकतम 500 सदस्य होते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं दोस्तों, ठीक है। 30वां है, निवारक निरोध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों को निपटने का हथियार है, सही है, अनुच्छेद 22 में है, ठीक है। वर्तमान में इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, इसमें आशंका के ही आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है, ताकि वो अपराध ना करे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। पूछा कौन सा सही है, निवारक नजरबंदी अधिकतम 6 माह के लिए हो सकती है, ये गलत है, निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 माह के लिए हो सकती है, और 3 माह से अधिक निवारक नजरबंदी के लिए एक सलाहकार बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा, तो केवल और केवल 1 सही है इसका, ठीक। 31वां है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमारे संविधान के अनुच्छेद 93 में है, ठीक है। वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, गलत बात है, उसको लोकसभा के सदस्य चुनते हैं और उन्हीं के द्वारा वह हटाया जाता है, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, ऐसा नहीं है। तो 1 गलत हो जाएगा। पूछा कौन सा सही है, ठीक है, ध्यान देना है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, ये भी गलत बात है। लोकसभा अध्यक्ष वही चुना जाता है जो उसका सदस्य होता है, जो
चुनाव में चुन करके जाता है, ठीक है। वही मतलब लोग अपने सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है। ये जो अर्हता है, ये जो योग्यता है, ये योग्यता मंत्री पद के लिए है, ठीक है, ध्यान देना है। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। यदि वह अपना त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, सही है, मतलब केवल 3 सही है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, ठीक। 32वां है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता। मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 में है, यह बताना है किन कर्तव्य का पालन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नहीं करते हैं। भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना करता है। संचित निधि से संबंधित अपने सुझाव देते हैं, है कि नहीं। आकस्मिक निधि और लोक लेखा से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी करते हैं, ठीक। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना करते हैं। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा रहे, ये गलत, नियंत्रण नहीं कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन गलत है और गलत पूछा है तो यही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। 33वां है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता मतलब प्रारंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131 में है, ठीक है। कौन सी है, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, भारत सरकार और अधिक राज्यों के बीच का विवाद देखती है, सत्य है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, चुनाव पर विवाद मतलब ये देखती है लेकिन विधानमंडल में चुनाव नहीं, और चुनाव नहीं है, और जो इसकी आरंभिक अधिकारिता है उसमें कुछ गिनो चुनी चीजें हैं तो उसमें ये नहीं है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश के बीच का विवाद, ये भी नहीं है उसका, ठीक है, ध्यान देना है। 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये है दोस्तों, तो इसका 1 सही है और 4 सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। 34वां है, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार का प्रयोग किन के द्वारा होता है, ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव मतलब एक निर्वाचक मंडल के द्वारा अनुच्छेद 54 और निर्वाचन की रीतियां अनुच्छेद 55 में है, ठीक है, और अनुच्छेद 54 जो निर्वाचक मंडल है ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों, सभी सदस्य नहीं, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुने हुए सदस्य, विधानमंडल नहीं है, विधानसभा है केवल, तो ये भी गलत हो जाएगा। विधान परिषद चूंकि विधानमंडल में आ जाता है, विधानसभा और विधान परिषद, और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा। संसद और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ये सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा, मतलब इसमें केवल लोकसभा है, संसद नहीं है, मतलब राज्यसभा भी होती है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 35वां है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक, भारतीय संसद जब राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे, गलत है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में सही है, अनुच्छेद 249 में, ठीक है। विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधेयक आवश्यक है, गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो भी भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर अनुच्छेद 250 के तहत कानून बना सकता है, तो 1 नहीं 2 और 4 सही है, तो 2 और 4 डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 36वां है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, सत्य स्टेटमेंट है ये दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। दूसरा है, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संविधान संशोधन नहीं हो सकता, ये भी सत्य है, तो कौन सा सही है, दोनों के दोनों सही। दोस्तों संविधान में प्रत्यक्षतः परिसीमन आयोग की बात नहीं की गई है, लेकिन अनुच्छेद 82 यह कहता है प्रत्येक जनगणना के बाद संसद एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा दोस्तों, ठीक है, परिसीमन करने के लिए, ठीक है। और अभी तक भारत में 4 बार परिसीमन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। 1952, 62, 73 और 2 मतलब 2002, ठीक है, ये ध्यान देना है। 37वां है, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण हमारे संविधान के भाग 14 का में है और 323 का और 323 खा में है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के आदेश से हुआ है, गलत बात है। इसका गठन जो हुआ संसद के संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ है, ठीक है। इसका गठन 1985 में किया गया था, सही है, दूसरा स्टेटमेंट सत्य है, पूछ रहा है सत्य है। और इसका गठन 1985 में राजीव गांधी की सरकार के अंतर्गत किया था, लेकिन संविधान में संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही कर दिया गया था, ठीक है।
38वां है संसद में विधेयक प्रस्ताव के पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। मतलब किस किस विधेयकों में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित भी देख सकते हैं, अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, ध्यान देना है, तो 3 है। ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, ये भी सही है, अनुच्छेद 274 है। ठीक है, राज्यों की सीमा में फेर बदल करने से संबंधित विधेयक, तो इस ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आ ही जाएगा। और धन विधेयक पर अनुच्छेद 110 ये भी हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 सभी इसके सत्य हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 39वां है वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किन विषयों पर अनुशंसा की जाती है। तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, कर से हुई प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण सत्य है। भारत के लोक लेखा से राज्यों को आवंटित की जाने वाली राशि, दोस्तों लोक लेखा से आवंटित की जाने वाली राशि नहीं है दोस्तों, क्योंकि लोक लेखा वो लोगों का लेखा है। ठीक है, संचित निधि से ये की जाने वाली राशि का मतलब उसकी सिफारिश करती है, अनुशंसा करती है संचित निधि से, ना कि लोक लेखा निधि से। तो कौन सा सही है, तो केवल एक इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 40वां है राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है, सत्य स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। मतलब राज्य सूचना आयोग है, तो राज्य सूचना आयोग राष्ट्रपति नहीं करेगा, राज्यपाल। ठीक है, ध्यान देना है। तो ये कौन सा सही है, केवल एक इसका सही है दोस्तों। ठीक, 41वां है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदानों या अन्य किसी जोखिम युक्त कामों में नियोजित नहीं किया जा सकता है। ये गलत स्टेटमेंट है। 14 वर्ष से कम उम्र में और अनुच्छेद 24 में है ये। ठीक है, संविधान द्वारा बाल श्रम को अवैध घोषित करने व शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना देने से शोषण के विरुद्ध अधिकार और अर्थपूर्ण बन जाता है, सत्य स्टेटमेंट है। तो सही है, तो कौन सा सही है, केवल और केवल दूसरा सही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भ में, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना कार्मिक मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा की गई थी, तब कार्मिक मंत्रालय के द्वारा नहीं की गई थी, तब गृह मंत्रालय के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती है, सत्य स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है दोस्तों। ठीक है, जो केंद्रीय अन्वेषण मतलब सीबीआई की जो स्थापना हुई थी दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत दोस्तों 1963 में संथानम समिति की सिफारिश पर, जो संथानम समिति 1962 से 64 गठित की गई थी, संथानम समिति की सिफारिश पर 1963 में डीएसपीई एक्ट 1946 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। ये एक मतलब कार्यकारी निकाय थी, ना तो ये संवैधानिक थी, ना तो ये सांविधिक थी। ठीक है, ध्यान देना है। और तब इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। वर्तमान में इसका जो देख रेख है वो कार्मिक मंत्रालय करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, 43वां है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। महान्यायवादी मतलब अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति में वही योग्यताएं होनी आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की हो, सत्य स्टेटमेंट है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के कार्यकाल को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। 44वां निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान की 6ठी अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों ये गलत है, 5वीं अनुसूची में की गई है। ठीक है, 6ठी अनुसूची में तो केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है दोस्तों। ठीक है, और एम लोग एएमटीएम याद कर लेते हैं, लेकिन एम से मिजोरम में ध्यान देना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं है। ठीक है, ध्यान देना है। तो ये गलत हो जाएगा। राज्यपाल के अपने राज्य में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। ठीक है, तो कौन सा सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही है दोस्तों। ठीक है, 45वां निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो जीवी के राव समिति है, थुंगन समिति है, गाडगिल समिति है, मतलब तीनों है। तो अब ये ध्यान देना है, सबसे जो पंचायती राज समितियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957, फिर आई अशोक मेहता समिति 1977 में। ठीक है, जीवी के राव समिति आती है 1985 में। ठीक है, फिर आती है सिंघवी समिति, फिर आती है सिंघवी समिति दोस्तों 1986 में, फिर आ जाती है गाडगिल समिति, गाडगिल समिति आती है 1988 में, फिर आ जाती है थुंगन समिति दोस्तों, थुंगन समिति आ जाती है 1989 में दोस्तों। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान देनी है। अब यहां से ये ध्यान देना है, जो ये दोस्तों
गाडगिल समिति थी, ये गाडगिल समिति 88 में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने पंचायतों को कैसे मजबूत किया जाए इसके बारे में सिफारिश की थी। मतलब गाडगिल समिति जो 1988 में आई थी, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को किस तरीके से इसको मतलब मजबूत किया जाए उसकी सिफारिश इन्होंने की थी। अब उसके बाद थुंगन समिति जो आती है, थुंगन समिति ने स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी, तब जाके 73वां संविधान संशोधन 1992 में और उसको संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को दिया जाता है। किसकी सिफारिश पर? थुंगन समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। 46 है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का सभापति निरपवाद रूप से सत्ता दल का नेता होता है? तो लोक उपक्रम समिति सत्ता दल का नहीं होता, विपक्ष का होता है। लोक लेखा समिति भी नहीं होता है। प्राक्कलन समिति का दोस्तों होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 47वां, शून्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा नहीं होता है, पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, ठीक है। इसका उल्लेख संसद के सदनों के कार्य के नियमों में दिया गया नहीं, ये स्वतः विकसित हुआ है, ठीक है। और मीडिया के द्वारा इसका नाम शून्यकाल दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये 12 बजे से 1 बजे तक होता है, ठीक। इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। तो कह रहा कौन सा सही है? तो ना तो 1 ना तो 2 सही है। 48वां, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों में मंत्री का ध्यान आकर्षण कराने की युक्ति है। सही बात है। इसमें सरकार की निंदा की जाती है, गलत है। निंदा प्रस्ताव में सरकार की निंदा की जाती है, ठीक है। तो इसका केवल 1 सही हो जाएगा। 49वां, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान में राज्यपाल के द्वारा विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में दी गई है, जबकि राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई शक्ति स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं की गई। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहां से कंफ्यूज मत होइएगा। राज्यपाल को अनुच्छेद 163 के तहत उसके विवेकाधिकार की शक्तियां दी गई, परंतु स्पष्टतः राष्ट्रपति को संविधान में नहीं दी गई हैं, ठीक है। विधानसभा को आवाहन करने की शक्ति उसका विवेकाधिकार है। विधानसभा को आवाहन करने की शक्ति उसका विवेकाधिकार नहीं है, उसका संवैधानिक अधिकार है दोस्तों, ठीक है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 के तहत वह किसी भी क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त घोषित कर सकता है। सत्य है, तो कौन सा सत्य हो जाएगा, कौन सा सही है? तो सी सही है, केवल 1 और 3 सही है। 50वां, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। गलत बात है। संसद का कोई भी एक सत्र अगर नहीं हो तो अध्यादेश जारी किया जाए। अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के फैसले पर न्यायालय पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। गलत बात है। न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा सही है? ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है। 51वां है, निम्नलिखित में से कौन अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सौंपता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सौंपती है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी सौंपती है, क्योंकि ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग नहीं सौंपती है, क्योंकि ये सांविधिक निकाय है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से 1, 2, 3 आंसर इसका सही हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का जो गठन हुआ था एक्ट 2002 के तहत 2003 में किया गया था। 52वां है, उपराष्ट्रपति की शक्तियां तथा कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। किसके? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हुए वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान होता है, जो सीनेट के सभापति के रूप में भी कार्य करता है। सही है। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति होंगे वह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में वह अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तीसरा है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए या राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के दायित्व का निर्वहन भी करता है। यह गलत है, नहीं करेगा उसका निर्वहन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 53वां है, अल्पसंख्यकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी समुदाय को केवल धर्म ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। दोस्तों इन्होंने इसका आंसर माना है, सही माना है ये स्टेटमेंट। लेकिन दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद जो 30 में है, केवल और केवल धर्म और भाषा के आधार पर ही अल्पसंख्यकों का प्रावधान किया गया है, ना कि संस्कृति के आधार पर। तो दोस्तों इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे अनुसार गलत है, लेकिन इन्होंने आंसर इसका सही माना। अपनी संस्कृति का संरक्षण और विकास करने के लिए भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। सत्य है। तो कौन सा सही है? तो केवल और केवल 2 सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 54वां है, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
इनको संविधान के 44वें संविधान संशोधन नहीं 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, तो पहला गलत हो जाएगा। इनको लागू करने के संबंध में संविधान में विभिन्न प्रावधान दिए गए, नहीं ये लागू हो ही नहीं, है कि नहीं, ये लागू हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि इनका संविधान में प्रावधान ही नहीं किया गया है। मौलिक कर्तव्य के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता है, ये सत्य स्टेटमेंट है। मतलब मौलिक अधिकार हमको ऐसे ही मिले हैं, ना कि मौलिक कर्तव्य का पालन करेंगे तभी हमें अधिकार मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सत्य स्टेटमेंट है। ठीक है, तो कौन सा सही है, तो केवल और केवल 3 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 55वां निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। धर्मनिरपेक्ष शब्द 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, ये गलत है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और दोस्तों अगर यहाँ 42वां भी होता ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये स्टेटमेंट सही होता कि गलत, क्योंकि हमारे अनुसार अगर 42वां भी होता तो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्ष शब्द है दोस्तों। ठीक है, संविधान के जो हिंदी वर्जन में भी पंथ निरपेक्ष ही जोड़ा गया है, और धर्म निरपेक्ष हो जाता है, धर्म का मतलब रिलीजन हो जाता है, और पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हो जाता है, सेकुलर हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक, भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, ठीक है सही बात है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। ठीक है, तो सही कौन सा जाएगा, केवल 2 इसका सही हो जाएगा। 56वां है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, मतलब वित्तीय आपात। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित वित्तीय आपात वापस लिए जाने तक अनिश्चित काल के लिए जारी रहता है, ये सही स्टेटमेंट है। वित्तीय आपात का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, गलत है, न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, तो कौन सा सही है, तो केवल 1 इसका सही। 57वां भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संवैधानिक संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक अभी हम लोग देखे थे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं था, अनुच्छेद 3 था, अनुच्छेद 274 था और अनुच्छेद 110 था। ठीक है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में आता है, तो ऐसा पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है संविधान संशोधन में। ठीक है, दूसरा है विधेयक को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, गलत है, और साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी ही होगी, या फिर देनी ही होगी सत्य है, लेकिन फिर वह सहमति को अपने पास संरक्षित रख सकता है, किंतु वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस नहीं भेज सकता। ये पूरा गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं, उसको अनुमति देनी ही होगी। ठीक है, ध्यान देना। तो कौन सा सही नहीं है, तो तीनों सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, 58वां है अंतरराज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसका गठन सरकारिया आयोग 1990 की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, सत्य, सरकारिया आयोग 1990 में आया था। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है, सत्य स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आने वाले राज्यों के राज्यपाल इस परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं, ये भी सत्य है, तो सही कौन सा है, तो तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 59 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद के अधिनियम भारत के सभी भागों में समान रूप से लागू होते हैं। अब नामूमन तो ये सत्य लगेगा, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं, जैसे 5वीं अनुसूची के तहत जो 10 राज्य हैं, 10 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है, तो पंचायती राज व्यवस्था को सही प्रकार से लागू कराने के लिए वहां पर पेसा एक्ट आया था। ठीक है, पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल्ड एरियाज आया था दोस्तों। ठीक है, और संसद के अधिनियम भारत के सभी भागों में समान रूप से लागू नहीं है, क्योंकि जिन राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद होती है वहां पर जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल संसद के द्वारा बनाए गए कानून या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून को अपने विवेकानुसार वहां पर लागू करता है, संशोधन करके भी लागू कर सकता है वहां पर दोस्तों। ठीक है, तो यहां से ये चीज हमको समझनी है। संसद बाह्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, सत्य स्टेटमेंट है। अंडमान एवं निकोबार के लिए राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए किसी भी नियमन का प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के समरूप ही होता है, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही है, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो कानून बनाता है वो संसद के कानून के समक्ष ही मान्य होता है दोस्तों। ठीक है, 60वां निम्नलिखित में से किन स्थितियों में किसी संसद के सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। दल बदल के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, दल बदल है यदि वह स्वैच्छिक रूप से उस दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह सदन में निर्वाचित हुआ हो, सत्य है। यदि वह नियत समय के अंदर अपनी चुनावी व्यय का ब्यौरा देने में विफल रहता है, दोस्तों ये अयोग्यता का निर्धारण तो करता है लेकिन दल बदल के तहत निर्धारण नहीं करता है ये। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत इसका प्रावधान किया गया है दोस्तों। ठीक है, ना कि दल बदल। ठीक,
अगर वो ब्यौरा नहीं दे पाता है। तीसरा है, यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति से पहले किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होता है। गलत है दोस्तों, मनोनीत सदस्य को 6 महीने बाद ही किसी राजनीतिक दल में शामिल होना पड़ेगा दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या मतदान में भाग नहीं लेता है तो ये सत्य है दोस्तों, मतलब व्हिप का उल्लंघन करता है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 4 सही हो जाएगा केवल दोस्तों, ठीक है। 61वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में सदन के नियमों में व्हिप के पद का उल्लेख किया गया। गलत है, ना तो सदन के नियमों में व्हिप का उल्लेख है और ना ही संविधान में इसका उल्लेख है, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान देनी है। सदन के सदस्यों से व्हिप द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। सत्य स्टेटमेंट है, तो कौन सा सही है, तो केवल 2 इसका सही हो जाएगा। 62वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद किसी भी राज्य को उसकी सहमति के बिना केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य सौंप सकती है। संसद सौंप सकती है दोस्तों, ये सत्य स्टेटमेंट। राष्ट्रपति किसी भी राज्य को उसकी सहमति से केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य सौंप सकता है। राष्ट्रपति सौंप सकता है लेकिन उसकी सहमति से सौंप सकता है दोस्तों, ये भी सत्य स्टेटमेंट हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। 63 है, संसद, अच्छा यहां पर राष्ट्रपति अगर उसकी सहमति ना होती तो ना सौंप पाते, ठीक है, लेकिन संसद चाहे सहमति हो चाहे ना हो संसद सौंप सकती है, ठीक है, ध्यान देना है। 63वां है, संसद सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद सत्र किसी सदन की पहली बैठक और उसके सत्रावसान विघटन के बीच की अवधि को दर्शाता है। पहली बैठक और उसके सत्रावसान विघटन के बीच की अवधि सत्य स्टेटमेंट है। 2 सत्रों के बीच की अवधि को सत्रावसान के रूप में जाना जाता है। गलत बात है, 2 छुट्टी के रूप में जाना जाता है, ऐसे मानिए, मतलब अवकाश के रूप में जाना जाता है। मतलब एक दिन, मतलब जैसे सत्र की समाप्ति होती है तो उसको, सत्र की समाप्ति हुई, घंटी बजी स्कूल की, तो उसको कहेंगे सत्रावसान हो गया, स्कूल का अवसान हो गया, समापन हो गया, मतलब स्कूल की छुट्टी हो गई। अब उस छुट्टी के बीच और अगले दिन स्कूल आने के बीच का जो समय होता है, उस सत्रावसान के बीच और अगले दिन स्कूल आने के बीच का जो समय होता है वो छुट्टी होती है। मतलब जिस दिन सत्र समाप्त होगा उस दिन उसको सत्रावसान कहते हैं और उस सत्रावसान से लेकर के अगली बैठक तक वो समय होता है अवकाश का समय, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टेक्निकल है थोड़ा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 2 सत्रों के बीच की अधिकतम स्वीकार्य अंतराल 3 महीने का होता है। गलत है, 6 महीने का होता है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक कथन, पहला कथन सत्य हो जाएगा। 64वां, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। 15% है दोस्तों। 51वां संविधान संशोधन हुआ था, 15% होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। गलत बात है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अनुच्छेद 75 के 2 के तहत, ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, अनुच्छेद 75 3 के तहत होते हैं। तो पूछा कौन सा सही नहीं है, तो तीनों सही नहीं है कि नहीं, 1 और 2 3। 65वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय परिषदों का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता परिषद का करता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का करता है, अंतर राज्य परिषद का करता है, क्षेत्रीय परिषद का गृह मंत्री करता है दोस्तों, ठीक है। तो चौथा नहीं होगा, तो 1 2 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। 66 है, मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल को दी जाने वाली सलाह की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के विवेकानुसार किए जाने वाले कृत्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सहायता और सलाह के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट, अनुच्छेद 163 में है ये चीजें। कोई विषय राष्ट्रपति के विवेकाधीन है या नहीं, इसके संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है दोस्तों, ये भी सत्य स्टेटमेंट है और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 200 के तहत और 201 के तहत दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा सही है, 1 और 2 दोनों सही है। 67 है, 91वां संविधान संशोधन 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल शक्ति की 10% से अधिक नहीं, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम 12 होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। उसने विभाजन के आधार पर दल बदल का संरक्षण प्रदान किया है, ये गलत हो जाएगा। विभाजन के आधार पर दल बदल का संरक्षण नहीं, पूरा जब दल विलय हो जाएगा तब उस आधार पर दल बदल को संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। तो कौन सा सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही है। 68 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकसभा तथा विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर है, ठीक है, सही है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अन्य प्रत्याशियों की तुलना में जिसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं
मतों का बहुमत प्राप्त होता है उसे ही विजयी घोषित किया जाता है। ठीक है, सत्य स्टेटमेंट कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही है। इसमें यह नहीं देखा जाता आपको 50% मिलेगा, जो ज्यादा पा गया वही जीत जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 68 का दोनों सही हो जाएगा। 69 समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें राजनीतिक दल को प्राप्त मत के अनुपात में सीटों का आवंटन होता है। सही बात है दोस्तों। ठीक है, राजनीतिक दल को प्राप्त मत के अनुपात में सीटों का आवंटन होता है, सही स्टेटमेंट है। मतदाता राजनीतिक दल को मत देते हैं, उसके प्रत्याशी को नहीं, मतलब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात कर रहा है, तो यह भी सत्य है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा का चुनाव इस प्रणाली के आधार पर होता है, गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, राज्यसभा का होता है, विधानसभा का नहीं होता। विधानसभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होता है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 केवल सही है, 3 नहीं सही है। ठीक, 70 है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में विचार करना है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75 3 में है, सही है। यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 2 दोनों सत्य है। 71वां है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व तो एक दूसरे के पूरक हैं, सत्य, एक दूसरे के पूरक। केशवानंद भारती केस में कहा गया, मिनर्वा मिल्स में भी कहा गया है। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार निर्देशात्मक होते हैं, वहीं नीति निदेशक तत्व तो केवल आदेशात्मक होते हैं, गलत बात है दोस्तों। मौलिक, अभी पीछे मिल चुका था ये, मौलिक अधिकार आदेशात्मक होते हैं और नीति निदेशक तत्व तो निर्देशात्मक होते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकार बाध्य स्वरूप हमको प्राप्त होते हैं, हमको प्राप्त ही होते हैं, राज्य को हमको देना ही है मौलिक अधिकार। लेकिन नीति निदेशक तत्व में तहत दिए प्रावधान राज्य के कर्तव्य हैं, राज्यों के विवेक के अनुसार निर्धारित होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम लोग छोटे होते हैं बचपन में, जो पिताजी की बात होती है, घर वालों की बात होती है, माता जी की बात होती है, वो हमारे लिए क्या होती है, आदेशात्मक होती है। हम लोगों को मानना ही मानना होता है, आदेश होता है वो, है कि नहीं। हम लोग उसको उस अवस्था में होते हैं, हम लोग उसको आदेश के रूप में लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 30 साल 35 साल के बाद जो है उनके जो आदेश नहीं होते हैं, निर्देश हो जाते हैं, मानो ना मानो, है कि नहीं। ये उम्र का दोष है दोस्तों, है कि नहीं। तो ये सब चीजें होती हैं प्रैक्टिकल। ठीक, तो ये चीज हो गई। मौलिक अधिकार विशेष रूप से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व संपूर्ण समाज के हित के लिए प्रावधान करते हैं, सत्य स्टेटमेंट है। 1 और 3 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 72वां है व्यवसाय सलाहकार समिति BAC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह एक तदर्थ समिति है, तदर्थ समिति दोस्तों नहीं, यह एक अस्थायी समिति है दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग BAC हैं, यह सत्य स्टेटमेंट है। यह घर के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रित, घर नहीं दोस्तों, सत्र के, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के कार्यक्रम और सारणी को नियंत्रित करता, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री BAC के प्रमुख होते हैं, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नहीं होते, स्पीकर होते हैं या राज्यसभा के सभापति हो जाते हैं। ठीक है, तो पूछा कौन सा सही है, तो केवल और केवल 2 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 73वां है राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, सही बात है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं। संदिग्ध वीटो दोस्तों, पूर्ण वीटो है, अत्यंतिक वीटो है, संदिग्ध पॉकेट वीटो भी है, देखिए पूर्ण वीटो है, पॉकेट वीटो है। योग्य वीटो नहीं है दोस्तों, योग्य वीटो को विशेषित वीटो कहते हैं और संदिग्ध वीटो को दोस्तों निलंबनकारी वीटो कहते हैं। तो 1, 2 और 4 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 1, 2, 4 इसका सही हो जाएगा। 74 अनुच्छेद 266 भारत के सार्वजनिक खाते के लिए प्रदान करता है, मतलब 266 लोक लेखा निधि है दोस्तों। ठीक है, भारत के सार्वजनिक खाते के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। मतलब 266 में संचित निधि भी आ जाता है, लोक लेखा निधि, लेकिन क्या सार्वजनिक खाते के संदर्भ में बात करना, मतलब लोक लेखा निधि के संदर्भ। इसमें भविष्य निधि, बचत जमा, भारत सरकार द्वारा उठाए गए ऋण शामिल, गलत बात है। भविष्य निधि शामिल होती है, बचत जमा हम लोगों की शामिल होती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो ऋण होता है वो संचित निधि में शामिल होता है, ना कि सार्वजनिक खाते में, ना कि लोक लेखा निधि में। ठीक है, इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है, सत्य स्टेटमेंट है। यह खाता कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित होता है, सत्य स्टेटमेंट है। तो B और C इसका मतलब 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। 75वां है लोकसभा के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को संविधान निर्माताओं द्वारा पसंद क्यों नहीं किया गया। ठीक है, यह अत्यधिक महंगा है, सत्य है, इसलिए नहीं पसंद किया गया। यह द्विचुनाव आयोजित करने के लिए कोई भी गुंजाइश देने पर विचार करता है दोस्तों। इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो कोई भी गुंजाइश देने पर विचार नहीं करता है, ये होता तो ये भी सही हो जाता। हालांकि इन्होंने इसको जो है दोस्तों सही माना है।
कोई भी गुंजाइश नहीं देता द्विचुनाव पर, इसलिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व को भारत में नहीं अपनाया गया है। यह समाज के सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की अनुमति देने पर विचार करता है। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर तो सही है ये दोस्तों, ये तो अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। तो अगर अच्छी बात होगी तो क्या संविधान निर्माता इसको पसंद नहीं करेंगे? ऐसा नहीं था, तो ये वाला नहीं होगा। ये अपनाने का कारण होता है, ये ना अपनाने का कारण नहीं था। ना अपनाने का कारण दोस्तों अत्यधिक महंगा था, जो नकारात्मक चीजें वो ना अपनाने का कारण थी। ठीक है, इसका स्वतंत्रता के दौरान भारतीयों का बड़ा हिस्सा निरक्षर रहा था, तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। तो 1, 2 और 4 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 76 है, संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे संवैधानिक निकाय नहीं है, वे संविधानेतर निकाय है दोस्तों। ठीक है, वे राष्ट्रपति द्वारा समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। गलत है, राष्ट्रपति नहीं है, संसद हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, तो कौन सा सही है? ना तो 1 ना तो 2 सही है इसका दोस्तों। ठीक है, 77 तक राज्यसभा के उपसभापति के बयानों पर विचार करें। वह राज्यसभा के सभापति के अधीनस्थ होता है, अधीनस्थ नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, राज्यसभा के सभापति का अधीनस्थ नहीं होता है। वह भारत के राष्ट्रपति को एक लिखित इस्तीफा देकर अपना कार्यालय खाली कर सकता है। सभापति को देगा वो, उपराष्ट्रपति को नहीं देगा, ना राष्ट्रपति को नहीं देगा, सभापति को देगा वो। वह राज्यसभा के लिए सीधे जिम्मेदार होता है, ये सत्य है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो केवल और केवल 3 सही हो जाएगा। 78 है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात हटाने की इस मामले को प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। सत्य स्टेटमेंट है। तो प्रभावी बहुमत का गठन क्या है? सदन की उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 नहीं, सदन की कुल सदस्यता का अधिकांश दोस्तों, ये सही स्टेटमेंट है, ये ध्यान देना है। सदन में नहीं, देखिए इससे और सटीक है, सदन में रिक्त पदों को छोड़कर सदन की कुल सदस्यता का अधिकांश, ये सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना। 79 है, खाते पर वोट, वोट पर खाता, मतलब इसमें दोस्तों लेखा अनुदान की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें किसकी बात कर रहा है? लेखा अनुदान की बात कर रहा है। ठीक है, तो बजट की सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद इसे पारित किया जा सकता है, पारित किया जाता है, सत्य स्टेटमेंट है लेखा अनुदान के बारे में। अनुदानों की मांग पर चर्चा से पहले इसे पारित किया जाता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। और संसद को वोट पर खाते मतलब लेखा अनुदान के संबंध में अग्रिम रूप से कोई भी अनुदान देने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, सत्य स्टेटमेंट है। इसको केवल 2 माह के लिए और कुल बजट का केवल 1/6 भाग ही आवंटित किया जा सकता है लेखा अनुदान में दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो तीनों सही है दोस्तों। ठीक है, 80वां है, 10वीं अनुसूची के तहत किसी राज्य की विधायिका के सदस्य को अयोग्य घोषित करने की शक्तियां किसके पास है? तो 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर अध्यक्ष या सभापति को है दोस्तों। ठीक है, 81वां मनी बिल के बारे में बताइए, मतलब अनुच्छेद 110 धन विधेयक। इसे विधानसभा के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधानसभा के किसी भी सदन में नहीं, केवल और केवल विधानसभा के निम्न सदन मतलब विधान सभा में, विधानसभा नहीं, यहां विधानमंडल लिखा होना चाहिए था, है कि नहीं। इसे सरकारी विधेयक माना जाता है, सत्य स्टेटमेंट है ये। विधान परिषद 14 दिन तक धन विधेयक अधिकतम विलंब से पारित कर सकती है, सत्य स्टेटमेंट है। राज्यपाल को इस विधेयक के संबंध में संदिग्ध वीटो प्राप्त है, गलत बात है दोस्तों, इसको संदिग्ध वीटो नहीं प्राप्त है। तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। 82वां है, जब केंद्र सरकार किसी विशेष राज्य को विशेष दर्जा देती है तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य के बजट नहीं, इसका मतलब होता है इसके बाद केंद्रीय सहायता का बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में होगा दोस्तों, यही सही हो जाएगा 82वें का। ठीक है, 83rd हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एक आदिवासी सलाहकार परिषद की स्थापना या तो अनुसूचित क्षेत्र में की जा सकती है या राज्यों में अनुसूचित जनजाति की हो सकती है, लेकिन दोनों में नहीं हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये सत्य है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए लागू कानून 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, अभी बता चुके हैं ऊपर, सत्य स्टेटमेंट है ये। भारत में अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जो स्वदेशी अल्पसंख्यकों द्वारा बसे हुए हैं, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। ठीक है, तो कौन सा सही है? 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। 84वां है, आंचलिक परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं। आंचलिक परिषद मतलब क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, आंचलिक परिषदों ने संसद में अपने मूल को छोड़ दिया, सत्य स्टेटमेंट है। क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का एक तार्किक परिणाम था, सत्य स्टेटमेंट है। जो राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था उसी के तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। इसे अलगाववादी प्रवृत्तियों का विरोध करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है, इस्तेमाल किया जा सकता है। वे राज्यों की सामाजिक और आर्थिक योजना पर सिफारिशें करते हैं, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही है? तो सभी सही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 85वां है,
भारत के संविधान के अनुसार यदि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध के आधार पर कानून बनाती है तो ऐसा कानून क्या होगा, ये अनुच्छेद 253 में इसका वर्णन है दोस्तों। ठीक है, तो केवल संसद द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है, यही सत्य स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य जब इस बात की पुष्टि करेंगे कि उनके किसी विषय के संबंध में संसद कानून बनाए, तो संसद कानून बनाती है और उस कानून को केवल और केवल संसद के द्वारा ही संशोधन या निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय आपातकाल को अस्वीकार करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल को अस्वीकार करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा के द्वारा पारित किया जा सकता है, सत्य स्टेटमेंट है दोस्तों। दूसरा, अनुच्छेद 356 को कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही लागू किया जा सकता है, गलत है, अनुच्छेद 352 है वो दोस्तों। ठीक है, एक साधारण बहुमत राष्ट्रीय आपातकाल को अस्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने के लिए पर्याप्त है, ये भी सत्य है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। 87 है, राष्ट्रपति शासन लागू करना, मतलब अनुच्छेद 356। राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है या भंग हो जाती है, सत्य है। अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, ये अनुच्छेद 352 की बात है दोस्तों। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। संसद राज्य का बजट पारित करती है, सत्य स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति राज्य के शासन के लिए अध्यादेश ला सकता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट हो जाएगा। तो 1, 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। 88 है, निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से निम्न में से किसकी वित्तीय स्वायत्तता नहीं? तो दोस्तों चुनाव आयोग की नहीं वित्तीय स्वायत्तता था। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की है, संचित निधि पर आधारित है इनका वेतन भत्ता, संघ लोक सेवा आयोग का भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी है दोस्तों। ठीक है, तो कर सही उत्तर बताना, केवल और केवल 1 इसका आंसर हो जाएगा। 89 है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, मतलब कौन प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? ठीक है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के सदस्य, मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायत के सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष स्तर पर चुने जाते हैं, सत्य स्टेटमेंट है ये। ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष, दोस्तों ध्यान देना है, ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से तो चुना जाता है, लेकिन ध्यान देना है 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि जो ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष होगा उसके लिए राज्य विधानमंडल विधि बनाए। राज्य विधानमंडल अपने अनुसार कोई भी विधि बना सकता है, प्रत्यक्ष भी बना सकता है, अप्रत्यक्ष भी बना सकता है, लेकिन अमूमन क्या है, प्रत्यक्ष है, लेकिन 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार नहीं है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है, जिला स्तर पर एक पंचायत का अध्यक्ष होगा, ये भी प्रत्यक्ष रूप, जिला स्तर पर जो पंचायत का अध्यक्ष होता है वो प्रत्यक्ष चुना जाता है, प्रत्यक्ष नहीं चुना जाता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, तो इसका केवल और केवल 1 आंसर सही हो जाएगा इस पर दोस्त। ठीक है, 90 है, 90 तो निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है दोस्तों, सही है। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी अनुच्छेद 350 बी में है, ये भी है। अटॉर्नी जनरल, ये भी है, अनुच्छेद 148 से 151। सॉलिसिटर जनरल नहीं है दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल का अधीनस्थ होता है। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों हो जाएंगे दोस्तों, चौथा नहीं होगा। 91 है, एससी का राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस समुदाय के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करने का अधिकार देता है? तो एससी के लिए जो आयोग बना है अनुच्छेद 338 के लिए, वो अनुसूचित जाति के संदर्भ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जांच करता है, और एंग्लो इंडियन के बारे में। तो इसका दोस्तों 1 और 3 आंसर होगा दोस्तों। इन्होंने अन्य पिछड़ा समुदाय भी इसका आंसर दिया है, 1, 3 और 4 दिया दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर इसका आंसर लिख के बताइएगा, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लिए तो अनुच्छेद 338 बी बन ही गया है ना। 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया है। तो पिछड़े वर्ग से संबंधित जो भी मामले होंगे, उनकी जांच होगी, सिफारिशें होंगी, वो अनुच्छेद 338 बी के तहत है, पिछड़ा वर्ग आयोग, ना कि एससी आयोग दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस अनुसार तो अनुच्छेद इसका 1 और 3 सही होना चाहिए। बाकी आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिख के बताइएगा। 92 है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक रूप से अनिवार्य निकाय कौन से हैं? तो राज्य वित्त आयोग ठीक है, राज्य चुनाव आयोग ठीक है, जिला योजना समिति दोस्तों ये भी ठीक है, 248 ये 243 जेड में है जिला योजना समिति। ठीक है, ग्राम सभा नहीं है दोस्तों, ग्राम सभा 73वें में है, 74वें में नहीं है। ठीक है, 1, 2, 3 ये सब चीजें हमको ध्यान देनी पड़ती हैं दोस्तों। ठीक, 93 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार नगर पालिका के दायरे में 18 कार्यात्मक वस्तुएं रखी गई हैं, मतलब 18 विषय रखे गए हैं। उन वस्तुओं में से कौन सी वस्तुएं संबंधित राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनिवार्य है?
भूमि के उपयोग और भवन के निर्माण का विनियमन दोस्तों अनिवार्य बता रहा है, अनिवार्य पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये ध्यान देना है, राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से शहरी स्थानीय निकायों को देना ये अनिवार्य नहीं है दोस्तों, ठीक है। मतलब सौंपना, राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को सौंपना ये अनिवार्य नहीं है कि राज्य सरकार ये काम अनिवार्यतः सौंपेगी इस शहरी स्थानीय निकायों को, ये कहीं नहीं लिखा गया है। तो भूमि के उपयोग और भवन का निर्माण का विनियमन ये नहीं है दोस्तों। घरेलू औद्योगिक वाणिज्य प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति ये भी नहीं है दोस्तों। अग्नि सेवाएं ये भी नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। 94वां है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही या तो अंग्रेजी भाषा में या हिंदी भाषा में आयोजित की जानी चाहिए। गलत बात है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और संसद की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में ही होंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। सभी बिल, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम आदि के आधिकारिक ग्रंथों को अंग्रेजी भाषा में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए। सत्य स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो केवल और केवल 2 सही हो जाएगा। 95वां है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मतलब अनुच्छेद 323 का दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। का और खा नहीं, का में ही है केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद भाग 14 का में कौन सा सदस्य शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है। रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारी दोस्तों ये शामिल हैं। नागरिक कर्मचारी को छोड़कर रक्षा बल के सदस्य नहीं शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक भी नहीं शामिल हैं। और पूछा कौन सा नहीं शामिल है? संसद के सचिवालय कर्मचारी भी नहीं शामिल है। तो शामिल कौन होते हैं? केवल रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारी शामिल होते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। इसलिए 2 और 3, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 96 है, भारत के संविधान के तहत एंग्लो इंडियन के प्रावधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करना होता है। गलत बात है, अनिवार्य नहीं। यदि एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करेगा, अनिवार्य नहीं है, ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को राज्य विधानसभा में नामित कर सकते हैं यदि समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। तो केवल 2 सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऊपर एंग्लो इंडियंस वाले में अभी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से एंग्लो इंडियंस का जो मनोनयन है उसको समाप्त कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। 97 संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अभी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान के कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। सत्य स्टेटमेंट है। यह अनुच्छेद पूर्वोत्तर राज्यों के विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातीय बहुल जनसंख्या निवासी स्थानों के लिए है। यह भी सत्य है। इस अनुच्छेद द्वारा मिले विशेषाधिकारों के द्वारा ये पूर्वोत्तर की जनजातियां अपनी सांस्कृतिक एवं इतिहास को बनाए रख सकती हैं। ये भी सत्य है। इन राज्यों में पूर्वोत्तर के असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में शामिल हैं। ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो सही कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त सभी सही हो जाएंगे। अभी इसको समझाते हैं, इससे अगले क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। ये 98 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। गलत है, मूल संविधान में नहीं, अधिकरणों की व्याख्या अनुच्छेद 323 का खा में की गई है, मतलब भाग 14 का में किया गया, मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1985 में जोड़ा गया है, ठीक है, ध्यान देना। अनुच्छेद 323 का जो कि प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है तथा अनुच्छेद 323 का जो कि अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है। सत्य स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही है? दोनों सही हो जाएंगे। 99 है, अनुच्छेद 371 का, 371 खा, 371 गा निम्नलिखित में से राज्यों में से किसके बारे में प्रावधान करता है? मतलब अब हम का खा गा नहीं याद करेंगे, का खा गा गा अंगा चा छा जा जा ये सब नहीं याद करेंगे, हम लोग आ याद करें, ए याद करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। इसको यहां नहीं लिखते, इसको यहां आई और जे यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं। ए से आना नागालैंड है, ठीक है, तो ए से नागालैंड है। बी से भसम असम है दोस्तों, ठीक है, असम है। और सी से सिमड़ी, हम लोग किसी का नाम, हम लोग गाँव में क्या होता था, मान लीजिए किसी का नाम सीमा है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बुलाते थे नाम चढ़ा के? सिमड़ी, सिमड़ी, ठीक है। तो सी से मणि, हमको ऐसे याद हुआ है, ठीक है। तो हमने इसका आंसर ए हो जाएगा याद, ठीक है। और डी से क्या है? डी से इसमें आ जाता है आंध्र प्रदेश दोस्तों, ठीक है, डी से आंध्र प्रदेश आ जाता है। ई से आंध्र प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं वो शामिल हो जाते हैं। एफ से हम लोग कहते हैं फंस गई, मछली फंस गई, है नहीं, फंसी, फंसी सी आ रहा है तो सिक्किम हो जाएगा, एफ से सिक्किम हो जाएगा। जी, जी मिजो, जी मिजो, मिजो आ रहा है तो जी का मिजोरम हो जाएगा। एच, एच में अरुणाचल, एच चल आ रहा है, अरुणाचल में देखिए कुछ राइमिंग मिल रहा है ना, तो राइमिंग मिल जाता है तो हमको याद करना आसान हो जाता है।
यही सब थोड़ा बहुत टिकड़म लगा सकते हैं। तो एच से अरुणाचल प्रदेश हो गया। आई गो टू गोवा, आई गो गोवा, तो आई में गोवा है। जे नाटक कर रहे हैं यार, है कि नहीं, हम लोग कहते हैं ना जे नाटक कर रहे हैं, बहुत नाटक कर रहे हैं, तो जे में कर्नाटक हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। सोमा है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, समिति और समिति का गठन। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता 57 में आती है, अशोक मेहता 77 में आती है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा। एलम सिंघवी समिति, सिंघवी 86 में आती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जीवी के राव समिति 85 में आती है, तो इसका 1 हो जाएगा, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन से जाओ। और गाडगिल समिति 1988 में आती है। ठीक है, गाडगिल गा 8 आ गया दोस्तों, है कि नहीं। 101वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी शासन का प्रकार नहीं है। शहरी शासन का प्रकार नगर निगम है, अधिसूचित क्षेत्र समिति है, छावनी बोर्ड है, जिला योजना समिति नहीं है। जिला योजना समिति शहरी शासन का प्रकार नहीं है दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना है। तो डी, ये विकासात्मक गतिविधियों के लिए जिला योजना समिति अनुच्छेद 243 जेड डी का निर्धारण किया गया है विकास के लिए। ठीक है, ध्यान देना है। 102वां है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया, सत्य स्टेटमेंट है। राज्य निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय राज्य संस्था, गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग में केंद्रीय निर्वाचन आयोग अखिल भारतीय है। ठीक है, ध्यान देना है। दूसरा नहीं होगा, तो केवल एक सही हो जाएगा। 103वां है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों का प्रावधान किया गया है। तो लोक सेवा आयोग के कार्यों का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 320 में किया गया। लोक सेवा के कार्य, ध्यान दीजिए कार्य। 104वां निम्नलिखित संवैधानिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है, मतलब कौन सा न्यायिक कार्य भी नहीं करते, मतलब न्यायिक कार्य नहीं करते। अर्ध न्यायिक संस्था मतलब कौन सी संस्था न्यायिक कार्य करती है। अब क्या पूछा है, अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है पूछा। ठीक है, तो वित्त आयोग करती है, संघ लोक सेवा आयोग नहीं करती है दोस्तों, और नहीं पूछा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग भी हम लोग देखते हैं, मतलब निर्वाचन आयोग की ही सलाह पर राष्ट्रपति आयोग घोषित करते हैं, और निर्वाचन आयोग तमाम जो है अधिसूचनाएं वगैरह निर्वाचन से संबंधित, चुनाव से संबंधित जारी करती है। तो दोस्तों इस हिसाब से सी अर्धन्यायिक संस्था हो जाएगी। 105वां है कथन कारण वाला है। नीति आयोग ना तो सांविधिक निकाय है और ना ही संवैधानिक निकाय, सत्य है ये एक कार्यकारी निकाय है, क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा हुई थी, ये भी सत्य, और व्याख्या भी कर रहा है, तो ए सही हो जाएगा। 106 है आयोग और मिलान करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में इसका गठन हुआ था, सत्य स्टेटमेंट है, तो पहले का 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण दोस्तों 2007 में आया था ये आयोग, तो दूसरे का दूसरा हो जाएगा, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में आया था, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 2004 में दोस्तों आया था, ये भी सत्य हो जाएगा। 107वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा जब उनकी उम्र 70 वर्ष हो या जो भी पहले हो का होता है, सत्य स्टेटमेंट है ये। आयोग ऐसे किसी मामलों की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो, दोस्तों ये भी सत्य है, तो मतलब दोनों सत्य हो जाएंगे इसका। ठीक है, 108वां सीबीआई अभी मिल चुका है। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1963 में हुई थी। ठीक है, 109वां है लोकपाल लोकायुक्त की अवधारणा किस देश से ली गई है। लोकपाल और लोकायुक्त की अवधारणा स्वीडन से ली गई है दोस्तों। ठीक है, 110वां है सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम 21 होती है दोस्तों। ठीक है, अधिकतम 21 होती है दोस्तों। सहकारी समितियां क्या होती है, सहकारी समितियां एक लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिनकी जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छा पूर्वक सहयोग करते हो। ठीक है, मतलब उनका आपसी हित होता हो, उसमें अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छा पूर्वक सहयोग करते हैं। ठीक है, और हम लोग पढ़ते हैं सहकारी समितियों को अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, और सहकारी समितियों को अनुच्छेद 43(b) के तहत 97वें संविधान संशोधन के तहत नीति निदेशक तत्वों में भी जोड़ा गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी। और राज्य के अनुसार ये संख्या जो होती है दोस्तों सहकारी समितियों की अलग अलग होती है, लेकिन परंतु 21 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक, 111वां है कोंकणी मणिपुरी और नेपाली को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा में शामिल किया गया है। तो कोंकणी मणिपुरी नेपाली, हम लोग इसको नमक के शॉर्ट ट्रिक से याद करते हैं, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी। का से कोंकणी है यहाँ पर, का से कन्नड़ नहीं है दोस्तों, ध्यान देना है। ठीक है, और इसको कब जोड़ा गया था, 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, और 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या जोड़ा गया था, सिंधी भाषा जोड़ा गया था। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन से जब हमारा संविधान लागू हुआ तो प्रारंभ में हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है,
14 भाषाएं कौन कौन सी थी? असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, तमिल, संस्कृत। ये 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा के रूप में जब 21वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें सिंधी भाषा जोड़ा गया, 15 हो गया। उसके बाद 3 अन्य भाषा जोड़ा गया, जब 18 हो गया। ये 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, तब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। फिर जोड़ा गया मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन। इसको हम BDMS या बॉड मास या BDMS से भी, जो डेंटल में पेपर होते हैं उसके माध्यम से हम लोग इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। 112वां है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है? शास्त्रीय भाषा में तमिल भी शामिल है, तेलुगु भी शामिल है, मलयालम शामिल है, कोंकणी नहीं शामिल है दोस्तों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। वर्तमान में 6 भाषाएं क्या हैं? 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। भारत में 6 भाषाएं वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं हैं। सबसे पहले इसमें तमिल को शामिल किया गया था। तमिल को दोस्तों 2004 में शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद संस्कृत को शामिल किया गया था, 2005 में शामिल किया। फिर दोस्तों कन्नड़ को शामिल किया गया, 2008 में शामिल किया गया है, ठीक है। फिर तेलुगु को भी 2008 में शामिल किया गया, और फिर मलयालम को शामिल किया गया है 2013 में, और फिर उड़िया को शामिल किया गया 2014 में दोस्तों, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान देखनी है। मतलब पहले तमिल को, फिर संस्कृत को, फिर कन्नड़ को, फिर तेलुगु को, फिर मलयालम को, फिर उड़िया को दोस्तों, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शास्त्रीय भाषा घोषित करने का आधार है कि वह कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुरानी भाषा हो, ठीक है, और उसका एक साहित्यिक महत्व भी होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना है। 2019 का आम चुनाव 16वां आम चुनाव था, ये गलत है। 17वां आम चुनाव था, और पूछा कौन सा गलत है, तो बी ही गलत है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, सही है। अनुच्छेद 126 में दोस्तों कार्यकारी न्यायाधीश का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश, और अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश का प्रावधान किया गया, ठीक है, तो ये भी सही है। आपातकाल का प्रावधान भाग 18 में किया गया, तो ये भी सही, तो गलत बी स्टेटमेंट, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 114वां, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई? तो संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है। 1962 से 64 तक संथानम समिति आई थी, इसने CBI की स्थापना की भी सिफारिश की थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना दोस्तों 1964 में होती है, लेकिन 2003 में इसको सांविधिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है। पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो 1861 के अधिनियम के तहत। ये सब चीजें हम लोग पॉलिटी के सेक्शन में पढ़ चुके हैं। 161वां है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। कार्नवालिस को नागरिक सिविल सेवाओं का जनक माना गया था ब्रिटिश भारत में दोस्तों, ठीक है। 117वां, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई है? तो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना दोस्तों जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था 7वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, तो दोस्तों इसका क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है। 118वां, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय सूचना आयोग दोस्तों स्थापना 2005 में हुई थी, ठीक है। 119वां, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या दोस्तों 10 हो सकती है। राज्य सूचना आयोग की भी और केंद्रीय सूचना आयोग की भी अधिकतम संख्या 10 हो सकती है। 120वां, निम्नलिखित में से कौन राज्य आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है? राज्य आपदा प्रबंधन का दोस्तों मुख्यमंत्री होता है, और जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण होता है वो कौन होता है? उसका अध्यक्ष, उसका प्रधानमंत्री होता है। 121वां, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के निर्देशक के कार्यकाल को कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो 2 वर्ष अवधि को निर्धारित किया गया है। मतलब ये ध्यान देना है, जो CBI होता है दोस्तों वो केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अधीनस्थ कार्य करता है, मतलब के अंडर के नियंत्रण में कार्य करता है, ठीक है। 122वां, केंद्रीय सतर्कता आयोग को निम्नलिखित में से किस वर्ष सांविधिक दर्जा दिया गया था? अभी ये प्रश्न खुद ही कह रहा है कि 2003 में सांविधिक दर्जा दिया गया। 123वां है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अब देखना है, ध्यान दीजिएगा कौन सा सही क्रम है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम 2006 संवत को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष होना चाहिए यहां पर, और लोकतांत्रिक गणराज्य इसका आंसर हो जाएगा। 124वां है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किसने संविधान का परिचय पत्र कहा? तो पा से परिचय, पा से पत्र और पा से पालकी वाला ने कहा दोस्तों। ठीक है, और कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी ने दोस्तों राजनीतिक जन्म पत्री कहा। अब मुंशी जी तो पत्री वत्री कहेंगे, तो राजनीतिक जन्म पत्री कहा दोस्तों। ठीक है, यह ध्यान देना है। और ठाकुर बाबा थे, एक ठाकुर बाबा, मतलब ठाकुर बाबा मतलब ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी। और ननी पालकी वाला ने परिचय पत्र कहा था। और जो बेरूबारी मामले में जो न्यायाधीश थे, कौन थे वो? गजेंद्र गडकर। गजेंद्र गडकर ने क्या बोला था कि ये संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के विचारों को जानने की कुंजी है, इसको प्रस्तावना को। ठीक है, तो ये चीजों क्वेश्चन में पूछा जाता है। 125 से निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? तो संविधान का भाग माना था दोस्तों केशवानंद भारती ने माना था, और एसआर बोम्मई केस ने भी माना था। इन्होंने एसआर बोम्मई आंसर दिया, लेकिन सबसे पहले केशवानंद भारती ने माना था। ठीक है, 126वां, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करता है? व्यक्ति पर बाह्य प्रतिबंधों का अभाव, सही बात है। व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार, ये भी सही है। अपनी संभावनाओं का विकास, ये भी सही है। अपनी रचनात्मकता का विकास, ये भी सही है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सभी सही हो जाएंगे, 1 2 3 4। 127वां है, भारतीय संविधान के कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? भारतीय संविधान के कार्यों में सरकार पर प्रतिबंध आरोपित करता है, सत्य है। नागरिकों पर भी प्रतिबंध आरोपित करता है, सत्य है। समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है, ये भी सत्य है। तो कौन सा सही है? तो तीनों सही है इसका। ठीक है, 128वां है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव से है, ये गलत है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय दोस्तों न्यायपालिका के कार्यों में विधायिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्ति है। ठीक है, ना कि उसके स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व के अभाव से है। ठीक है, ये ध्यान देना है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है, ये सत्य स्टेटमेंट है। तो कह रहा कौन सा सही नहीं है? तो केवल एक सही नहीं है। 129वां है, राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह किसी भी प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकती है, गलत बात है। यह नियंत्रण विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से भी करती है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संदर्भ में इसकी शक्तियां लोकसभा की अपेक्षा कम है, गलत बात है। क्योंकि राष्ट्रपति का महाभियोग संविधान के संसद की किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो लोकसभा के शक्तियों के बराबर है, ना कि कम। ये भी गलत हो जाएगा। यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर सकती है, सही स्टेटमेंट है अनुच्छेद 249 के तहत। दोस्तों कौन सा सही है? तो केवल और केवल 3 इसका सही हो जाएगा। 130वां है, सरकार की अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, सत्य है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, यह सत्य है। मतलब राष्ट्रपति देश का प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, मतलब राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। ठीक है, ध्यान देना है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से तथा प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यह भी सत्य है। तीनों इसके सही हो जाएंगे। 131वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1991 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय नागरिक माना जाता था, ये गलत है दोस्तों। क्योंकि 61वां संविधान संशोधन 1989 आया और उसके तहत दोस्तों मताधिकार की आयु को दोस्तों 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी जाती है, ना कि 1991 में 1989। तो ये गलत हो जाएगा। वयस्क मताधिकार समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है, ये सत्य स्टेटमेंट है। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, गलत है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? केवल और केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 132वां है, भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं, गलत बात है दोस्तों। एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। खड़े हालांकि उम्मीदवार कई होते हैं, लेकिन चुना एक ही प्रतिनिधि जाता है। ठीक है, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, सत्य है। प्रत्येक दल को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें प्राप्त होती हैं। दोस्तों
एक हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। तो इसका केवल और केवल दो दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि जो विधायिका होती है, विधायिका बनती है लोकसभा से और राज्यसभा से, ठीक है। विधायिका को ही हम लोग संसद कहते हैं दोस्तों। लोकसभा में जो लोग चुनकर जाते हैं, जो प्रतिनिधि जाते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं, और जो राज्यसभा में जाते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से जाते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। और ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सदस्य जाते हैं। 80 लोकसभा सीटें हैं, उस 80 लोकसभा सीटों में से जिनको जिस अनुपात में वोट प्राप्त होता है, उस अनुपात में ये 31 सदस्य भेजा जाता है, ठीक है। तो इस अनुसार से ये स्टेटमेंट सही होगा, लेकिन ओवरऑल अगर विधायिका बोले तो ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत हो जाएगा, और बी ऑप्शन इसका केवल सही होगा। इन्होंने आंसर 2 और 3 दिया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर बताइएगा। 133वां, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इन्हें 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में संविधान में समाविष्ट किया गया, गलत है, 42वें के माध्यम से किया गया था। संविधान ने मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के संबंध प्रावधान किए गए, लागू करने का प्रावधान नहीं किया गया है दोस्तों, तो दोनों गलत हो जाए। कौन सा सही है? ना तो एक सही है ना तो दो। 134वां है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? संसाधनों का समान वितरण, अनुच्छेद दोस्तों 39 बी और 39 सी के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। सामाजिक न्याय ये भी है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, अनुच्छेद 47 आता है। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51 आता है। तो इसका 1 2 3 4 सही हो जाएगा। 135वां है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकता है? आयोग जेल में कैदियों की स्थिति का अध्ययन कर सकता है, सही है। कैदियों के मानवाधिकार का उल्लंघन होने पर की स्थिति में वो स्वयं मुकदमे की सुनवाई कर सकता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो दोस्तों इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने इसका आंसर केवल और केवल 1 माना है, इन्होंने बताया कि ये स्वयं मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकता। दोस्तों इसका भी आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिख के बताइएगा दोस्तों, ठीक है, क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। 136वां है, भारत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, सत्य है। पंजाब और बंगाल का बंटवारा भाषा और नस्ल के आधार पर हुआ था, गलत है, धर्म के आधार पर हुआ था पंजाब और बंगाल का बंटवारा, तो ये गलत हो जाएगा। पहला केवल इसमें सही है, और पूछा है सही नहीं है दोस्तों, इसीलिए स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना है, तो केवल बी हो जाएगा, सही नहीं है। 137वां, पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना बांध और सिंचाई के क्षेत्र में अत्यधिक निवेश पर बल दिया था, सही बात है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना खेती पर आधारित थी, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने संरक्षणवादी नीति को त्याग दिया और मुक्त व्यापार की नीति में, गलत बात है, संरक्षणवादी नीति को बनाए रखा था दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल और केवल पहला स्टेटमेंट सही है। 138वां है, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। उपयुक्त परिस्थिति निम्नलिखित में से कौन सी जारी करती है? तो परमादेश जारी करती है, कि हम आदेश देते हैं कि आप अपने सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन सही प्रकार से करें, ठीक है। 139वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, गलत है, अभी पूरा प्रस्तावना हम सुना दिए। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया था, गलत है, लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। तो कौन सा सही है? ना तो एक सही है ना तो दो सही है। 140, समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? विधि के समक्ष समानता शामिल है दोस्तों, अनुच्छेद 14। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15 शामिल है, क्योंकि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। रोजगार में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 है। छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 है। तो इसका सही सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। 141वां है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है? आस्था और प्रार्थना की आजादी सही है, अनुच्छेद 25 है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन अनुच्छेद 26 सही है। अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, ये अनुच्छेद 29-30 में है दोस्तों, तो ये नहीं होगा, तो 3 जहां है हटा दो, 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। 142वां, मान लीजिए कि आप एक कपड़ा व्यापारी हैं और आप अपने व्यवसाय में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपको कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19(1) जी के तहत, ठीक है, जी मतलब जीविका, ठीक। 143वां है,
निम्नलिखित में से कौन सा पदों का उल्लेख भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में किया गया है? राज्य के सभापति से किया गया है, विधानसभा के अध्यक्ष का किया गया है, विधान परिषद के सभापति का किया गया है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का किया गया, मतलब द्वितीय अनुसूची मतलब वेतन भत्ते। लोकपाल एवं लोकायुक्त का नहीं किया गया है, तो 5 नहीं होगा और 1 2 3 4 सभी सही हो जाएगा। 144वां, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन सेवाओं के निर्माण की प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 312 में स्पष्ट किया गया। सही है, जब राज्यसभा राज्यसभा जो है अपने विशेष बहुमत से यह पारित करेगी कि अब एक नए अखिल भारतीय सेवाओं की आवश्यकता है, तब संसद इसको इस संबंध में प्रस्ताव पास करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है दोस्तों। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1950 में पारित किया गया था, गलत बात है ये दोस्तों, 1951 में पारित किया गया था। भारतीय वन सेवा का प्रबंधन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय करता है, गलत बात है, इसका प्रबंधन दोस्तों लोक सेवा आयोग ही करता है। ठीक है, राज्यसभा किसी नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है, सत्य स्टेटमेंट है, तो 1 और 4 इसका सत्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 145वां है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लोकायुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य होना चाहिए, सही है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं, सही है। कार्यकाल 8 वर्ष होता है, ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 146वां है, छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका गठन कार्यकारी संकल्प द्वारा किया जाता है दोस्तों। छावनी बोर्ड का कार्यकारी संकल्प के द्वारा दोस्तों नहीं किया जाता इसका गठन छावनी बोर्ड अधिनियम 1924 के तहत किया जाता है दोस्तों। यही गलत हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, सत्य है ये। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या हेतु नगर पालिका प्रशासन के लिए की जाती है, ये भी सत्य है। यह एक सांविधिक निकाय है दोस्तों, ये भी सत्य है दोस्तों। ठीक है, 147वां, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसकी स्थापना 1964 में हुई, सत्य है। यह एक सांविधिक निकाय है, सत्य है। संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही इसके कार्य परामर्शी हैं दोस्तों, ये भी सत्य है, तो इसके डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 148वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था बजट निर्माण में शामिल नहीं होती? वित्त मंत्रालय शामिल होता है, आर्थिक मामलों का विभाग शामिल होता है, वित्त आयोग नहीं शामिल होता है दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों 6 अगस्त 1952 में हुआ था इसकी स्थापना। इसके गठन किन से होता है? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से होता है मिलकर के, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से मिलकर के होता है, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं और संघ शासित राज्यों के प्रशासक शामिल होते हैं और नीति आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं। तो 1 2 3 4 5 इसका आंसर सही होगा। 150वां है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त क्षमादान अधिकार के मध्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही? पहला है, राज्यपाल कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाई गई सजा को माफ कर सकता है किंतु राष्ट्रपति माफ नहीं कर सकता, गलत है। कोर्ट मार्शल के द्वारा सुनाई गई सजा को राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च समादेश निहित होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है किंतु राज्यपाल नहीं, ये सत्य है। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ कर सकता है किंतु राष्ट्रपति नहीं, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है किंतु राज्यपाल नहीं, ये भी सत्य है। तो 2 और 4 इसका सही हो जाएगा, तो दोस्तों ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से फुल डिटेलिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर किया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। हम लोगों ने पूरे सेशंस में 150 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, चारों ऑप्शन को कवर करते हुए, फुल बैकग्राउंड को भी कवर किया है दोस्तों, और बिना किसी की फालतू की बात करते हुए। दोस्तों इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम लिंक पर भेज देंगे, टेलीग्राम का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप लोग उस पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।